नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू जयपुर डायलॉग यूएसए। और आज हम जिस बात की चर्चा करेंगे वो है यूरोप में जो बवंडर उठा हुआ है। फ्रांस में हुआ, आप सबको पता है, सारी कहानी मालूम है आपको। फ्रेंच सरकार का क्या उसूल रहा वो भी देखा आपने, क्या उन्होंने जवाब दिया। लेकिन हम इस बात की चर्चा करेंगे कि ये सिर्फ फ्रांस की ही हाथ से नहीं है। बेल्जियम में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, यूके में हो रहा है, सब जगह एक उथल पुथल मची हुई है धार्मिक इम्पोजिशन के कारण। तो इस बात पे चर्चा करने के लिए हमने आज निमंत्रण दिया हुआ है और हमारे साथ हैं श्रीमान आरिफ अजाकिया जी, जिनको आप सब जानते हैं। मैं उनको समाज सुधारक, धार्मिक सुधारक, एक वैसा प्रवक्ता मानता हूं कि जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो चीजें सुधरे। तो कौन सुधरेगा? यूरोप सुधरेगा या इस्लाम सुधरेगा? आरिफ जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग सर। सर, आप मुझे सर मत कहिए, नाम अच्छा है, मैं आपको आरिफ जी कहूंगा, आप मुझे विभूति कहिए, सर मत कहिए। सर का जो है वो पुराने हिसाब से ब्रिटिश जमाने से था। SIR स्टूड फॉर सर्वेंट्स आई रिमेन। सो आई सीन ब्यूरोक्रेट्स लेटर्स जो कि वो फरमान इशू करते थे, तो सारा कुछ लिखने के बाद योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट लिखते थे वो। तो SIR का वही तात्पर्य है। हम दोनों में से कोई सर्वेंट नहीं है और कोई भी सर्वेंट नहीं होता। अंग्रेजों की दी हुई बीमारी है जो हम सबको लगी हुई है, साउथ एशियंस को। लेकिन मैं आपको रेस्पेक्ट के उसमें सर कहता हूं कि यू हैव ए वेरी गुड विजन, और आपका विजन देख के, जयपुर डायलॉग का विजन देख के सर इन्हें रेस्पेक्ट है। थैंक यू सो मच मोती जी। ठीक है, थैंक यू। तो चर्चा इसी बात की करनी है कि क्या समाज सुधर सकता है और सुधरेगा तो कैसे। इतने सारे एक्स मुस्लिम्स की तारीफ देखते हैं, वो भी लड़े हुए हैं, वो उनके भी बहुत अच्छे तस्वीरें आती हैं कि वो लिखते हैं कि इस्लाम छोड़ने के बाद हमारी जिंदगी कितनी अच्छी हो गई। तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। जिस तरह से इस्लाम को प्रस्तुत किया जाता है और जिस तरह से उसकी प्रैक्टिस हो रही है, दोनों ही चीजें हैं। किस तरह से प्रस्तुत होता है, किस तरह से उसकी प्रैक्टिस होती है। तो कौन सुधरेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? और उसके लिए फ्रांस की सरकार ने जो किया है सो किया है। अभी मोदी जी भी कल परसों में जाने वाले हैं फ्रांस में, जहां उनका स्वागत होगा। तो इन सब चर्चाओं करते हुए आपके विचार जानना चाहूंगा। उसके पहले दर्शकों को ये बता दूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। Please like, share, subscribe, and support our channels, both Jaipur Dialogue and Jaipur Dialogue USA, because we bring you conversation which very few do. With this pride, I say, Arif ji, आपके विचार सुनने को हम तत्पर हैं। विभूति जी, आपने जो बात छेड़ी है उस पे तो कई घंटे लग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड वो है और पूरी दुनिया का अमन खतरे में है इस वजह से। अब सुधरेगा कौन, बजाय इसके हम ये सोचने के कि सुधरना किसको चाहिए, हु इज रॉन्ग। सुधरना उसको चाहिए जो रॉन्ग है। और ये बात किसी को भी मतलब कोई भी इससे एग्री नहीं कर सकता कि भाई इस्लाम में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन राइट्स को अटैक करते हैं। देखें, जब यूनाइटेड नेशंस बनी थी तो दुनिया ज्यादातर कॉलोनाइज थी, और फिर ह्यूमन राइट्स चार्टर आया और फिर डीकोलोनाइजेशन हुआ। तो ह्यूमन राइट्स चार्टर आज के हिसाब में हम देखते हैं तो मोरलेस हर इंसान दोस्त, इंसान पसंद आदमी उसको मोरलेस पसंद करता है। कहाँ उसमें सही चीजें हैं कि हर आदमी का बराबर राइट्स, इक्वल राइट्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कल्चर, जेंडर, एवरीथिंग। और इन चीजों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि इस्लाम है ना, वो कहीं नहीं कहता कि हर एक का इक्वल राइट है। इस्लाम कहता है पहला कि मुसलमान को सारे राइट्स हैं, नॉन मुस्लिम को कोई राइट नहीं। वहीं दुनिया डिवाइड कर देता है इस्लाम। और फिर विद इन मुस्लिम्स भी आधे मुसलमान औरतें हैं, तो आधे मुसलमान औरतों के राइट्स आधे हैं। एक मिसाल है कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो मुझे अकीका करना है। अकीका का मतलब एक बकरा काटूंगा और दोस्तों को, रिश्तेदारों को जमा करके दावत करूंगा।
लेकिन मेरे घर बेटा पैदा हुआ तो मैं 2 बकरे काटूँगा। इसी तरह गवाही की बात आती है अदालत में तो एक आदमी के बराबर 2 औरतों की गवाही। विरासत की बात आती है तो औरत का हिस्सा आधा, बेटी का हिस्सा आधा। इस तरह यू गो ऑन। कुरान क्लियरली कहता है कि औरत की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ अपने मर्द की सेक्सुअल एंड दूसरी सैटिस्फैक्शन का ख़्याल रखना है। यानी शी इज़ अ स्लेव एंड सेक्स स्लेव। तो आप देखें कि ह्यूमन राइट्स तो एग्जिस्ट नहीं करते इस्लाम में, तो सुधरना तो इस्लाम को है। लेकिन आप जब सुधरने की बात करोगे तो आप इस्लामोफोबिक हो जाएँगे और इसको आप ले जाएँ कॉलोनियल पीरियड में। देखिए अगर 100 साल पहले आप देखेंगे ना दुनिया में, तो 4-5 ही मुसलमान देश थे जो आज़ाद थे। बाकी सब इंग्लैंड, फ्रांस इन लोगों के कब्ज़े में थे। वहाँ पे भी आप स्टडी करें ना, तो बड़े एहतियात से इन्होंने कोलोनाइज़ेशन के दौरान आप देखें हिंदुस्तान की मिसाल ले लें, वहाँ पे मुसलमानों को छूट दी हुई थी। अंग्रेज ने कभी मुसलमानों के धार्मिक उसको टच नहीं किया। जहाँ खतरा नज़र आया हिंदुओं का जेनोसाइड करा दिया कि जाओ भाई हिंदुओं को वो कर लो। तो हिंदू बेचारा मरता रहा, मुसलमान अपीज़मेंट में जीता रहा। ये पूरे कोलोनाइज़्ड पीरियड में आप देखें कहीं इस्लाम को नहीं छेड़ा गया। फिर वक़्त आया अफ़गान वॉर का, कोल्ड वॉर का। जब कोल्ड वॉर थी, तो इनको सोवियत यूनियन के खिलाफ सोवियत यूनियन एथेइस्ट कहलाते थे कि कम्युनिज़्म का कोई धर्म नहीं होता ये वो। जबकि इस्लाम में तो क्रिश्चियन भी काफ़िर है, एथेइस्ट भी काफ़िर है। लेकिन इन्होंने सिस्टमैटिकली मुस्लिम जिहादी ग्रुप बनाए, पूरी दुनिया से टेररिस्ट हायर किए। ये वेस्ट का कारनामा था। सऊदी अरब का पैसा लगा, पाकिस्तान की डायरेक्शन थी इस फ़िल्म की, लेकिन प्रोड्यूसर वेस्ट था। इन्होंने जिहादी ग्रुप्स तैयार किए सोवियत यूनियन के खिलाफ, लेकिन जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया तो वेस्ट इन सबको खुला छोड़ के निकल गया। तो आज की दुनिया में हम देखते हैं कि वो जो मदरसों में जिहादी माइंडसेट तैयार किया गया था कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलना है, काफिरों को तबाह करना है, ये माइंडसेट आज तक कायम है। यही चीज हमने यूरोप में देखी, यही चीज इंडिया में अभी तक तो कुछ ऐसा किया नहीं गया, सुधारे की बात करें तो। लेकिन जब यूसीसी लाते हैं, तो भाई साहब यूसीसी क्या है? यूसीसी पूरी दुनिया की सिविलाइज्ड सोसाइटी में नाफिज है। आप अमेरिका में रहते हैं, मैं यूरोप में रहता हूँ, यहाँ पे सेक्युलरिज्म है, यहाँ पे यूसीसी है, यहाँ पे किसी के लिए अलग कानून नहीं है, सबके लिए बराबर कानून है। मैं यहाँ पे दूसरी शादी लीगली नहीं कर सकता, 10 में मिस्ट्रेस रख सकता हूँ, दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं 3 तलाकें दे के अपनी बीवी को फारिग नहीं कर सकता, तलाक लेनी है तो मुझे अदालत ही जाना है। जो दूसरों का कानून है वही मेरा कानून है। तो भारत का सेक्युलरिज्म बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। जब सुधारने पे आएँगे, तो अभी तो खाली बातचीत हो रही है, तो आप देख लें मुसलमान ग्रुप्स, आम मुसलमान नहीं है इसमें खुश। आम मुसलमान कहता है यूसीसी आना चाहिए। लेकिन ये जो कम्युनल लीडर्स हैं, तो ये सुधरने का मसला बहुत खराब है। जो भी बात करता है इस्लाम के बारे में कोई भी चीज़, जैसे नुपुर शर्मा ने क्या कह दिया था यार। नुपुर शर्मा ने सिंपली एक हिस्टोरिकल इवेंट जो कि मुसलमान नरेट करते हैं, जो हदीसों में है, जो आज का कोई मौलवी डिनाई नहीं करता। आप उससे पूछें कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की उम्र की आयशा से शादी की थी, 9 साल की हुई तो रुखसती हुई। क्या ये गलत है? तो वो कहता है नहीं ये बिल्कुल हुआ है। तो नुपुर शर्मा ने यही बात की तो आपने देखा कि एक वबाल खड़ा हो गया। तो सुधारे के लिए मैं समझता हूँ कि खून और आग का दरिया है और कोई नहीं है, क्योंकि इनको आप कैसे सुधारोगे? एक आइडियोलॉजी बिल्ड की है आपने, 40-50 साल मदरसों में 2-3 जनरेशन बिल्ड कर दी हैं। आज आप पाकिस्तान में चले जाएँ, जहालत की इंतहा है। एक पाकिस्तानी मुसलमान औरत 4 बच्चे लेके बॉर्डर क्रॉस करके आ जाती है भारत में। उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो कहती है मैं हिंदू धर्म इख्तियार कर रही हूँ, मैं इससे शादी कर रही हूँ। तो वहाँ पे कलाशनकोव लेके पाकिस्तान में लोग वीडियो बना रहे हैं कि अब तुम लोगों की हिंदू लड़कियां जो पाकिस्तान में, इनको हम उठा लेंगे। उनका क्या कसूर है भाई? तो ये माइंडसेट है, नफरत है। काफिर कह लें या हिंदू कह लें, क्रिश्चियंस कह लें, यहूदी कह लें, इन लोगों से ये जो नफरत अंदर अब भरी हुई है, उसको आप बगैर लड़े नहीं निकाल सकते। आई एम सीइंग ए वेरी लार्ज स्केल सिविल वॉर इन इंडिया एंड यूरोप। आपने बहुत बढ़िया बात कही थी कि ये जो है चर्चा, ये 1 घंटे में या 40 मिनट में ही होने वाली है। इसका जो है हमें जो कहते हैं वो पुश करना पड़ेगा,
ये वार्तालाप को, और आपने काफी इंपॉर्टेंट बात जाहिर की आपने कि उनके फिलॉसफी में ह्यूमन राइट्स है ही नहीं। जब ह्यूमन राइट्स है ही नहीं तो वो किस तरह का ह्यूमन राइट्स क्लेम करते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में, और वो किस तरह से अपने आप को विक्टिम बना देते हैं। विक्टिमहुड का जो है सिक्का उन्होंने अपना लिया है, आप फोबिया का सिक्का उन्होंने अपना लिया है। आप कुछ बोले, हम और आप कुछ चर्चा करें, हम हमारे आप पे कुछ भी वो कह देंगे कि हम लोग हेट करते हैं। एक छोटी सी चर्चा बता रहा हूँ आपको, मेरे पास है वो डीएम में मैसेज है। एक पाकिस्तानी लड़के ने जो मुझे ट्विटर पे फॉलो करता है, उसने मुझे कहा कि आप मुसलमान को क्यों हेट करते हैं। तो मैंने उसको सीधा उत्तर दिया कि मैं हिंदू हूँ, सनातन हूँ, हम किसी को हेट करते ही नहीं है, हमारे धर्म में हेट है ही नहीं। हम सिर्फ धर्म की प्रोटेक्शन और डिफेंडिंग के लिए हथियार उठाते हैं। लेकिन आप जब धार्मिक तरह से बात करेंगे तो भगवान भी बड़ा चतुर एंटिटी है। चाहे क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, सबको वो घुटने टेकवाता है। तो क्या हम ये कहें कि हमारे घुटने टेकने का तरीका तुम्हारे तुम्हारे टेकने से सुपीरियर है? ये चर्चा ही फिजूल का चर्चा है। और इस बात को परिवर्तन जो है बड़ा मुश्किल है। यू आर करेक्ट कि अब एक ऐसा सिचुएशन आ गया है कि बिना सिविल वॉर के बातचीत, वार्तालाप, डिस्कशन, डायलॉग बहुत हो गए हैं। जब वो मानता ही नहीं है इस बात को, तो फिर दूसरा चारा क्या है? और इसमें मैं एक चर्चा सवाल और भी डालना चाहता हूं। दो चीजें कि ये सारे के सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है, एमनेस्टी वगैरह वगैरह जो हुआ, यूएससीआईआरएफ यूएस का हुआ, वो सब के सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज पे ही इन्वेस्टिगेट करते हैं और मुस्लिम टॉर्चर के बारे में बात करते हैं। लेकिन वो कोई भी पाकिस्तान या इस्लामिक कंट्री में जाके उसकी चर्चा नहीं करता। और दूसरी बात, और आप उस पर बोलिए, कि पाकिस्तान जो है ग्रूमिंग गैंग से लेकर के फ्रांस में सुना है कि उनको वीजा नहीं दी जाएगी आने के लिए, वो इतने बुरे हो गए हैं कि अब उनको कोई लाइक नहीं करता है पाकिस्तानियों को। हाउ डज अ पाकिस्तानी एवरेज सिटीजन एक्सेप्ट एंड लिव विद दैट? देखें, पहली बात तो ये कि आज सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम जब किसी दूसरे देश में जाते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर, तो हमारा चेहरा देख के वो सामने वाला कहता है कि आ गए मांगने के लिए। तो एक तो हमारी एजुकेशन, जब प्राइम मिनिस्टर बार-बार ये कहता रहा है, 2 हफ्ते पहले भी उसने ये बात की, कब तो शर्म आती है जब हम चाइना, सऊदी अरब जाते हैं, तो उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि भिखारी आ गए। जब प्राइम मिनिस्टर लेवल का ये आदमी कहता है पाकिस्तान का, तो इसका मतलब पाकिस्तान की रेपुटेशन एक भिखारी कंट्री की हो गई, नंबर 1। नंबर 2, क्रिमिनलाइज़्ड सोसाइटी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में क्राइम को इस हद तक आगे बढ़ाया है कि 3 दिन पहले ग्रीस में 2 पाकिस्तानियों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हुई। इसलिए कि एक ब्रिटिश फैमिली गई थी वहाँ पे वेकेशन मनाने, तो बीच पे उनकी 18 साल की लड़की सुबह सवेरे वॉक के लिए निकली, स्विमिंग की, और वहाँ पे सन बेड होता है ना, सन बेड पे लेट गई। तो ये 2 पाकिस्तानियों ने उसी सन बेड पे इसका बलात्कार किया, दोनों ने। गिरफ्तार हुए, उनको सज़ा हुई। और ये आए दिन अब हम ग्रीस में सुनते हैं। अभी 2 महीने पहले की बात है कि एक प्रेग्नेंट औरत थी, वो मोबाइल ठीक कराने गई कहीं, तो इसको एक अफ़गानी आदमी ने बहला-फुसला के कोने में अंधेरे में ले गया, और उसी पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे अंधेरा था, कोना था, सन्नाटा था, वहाँ उसका बलात्कार कर दिया। तो 3 महीने की प्रेग्नेंट औरत, जब वो लड़का चला गया अफ़गानी, तो वहाँ से 3 पाकिस्तानी गुज़र रहे थे, तो उनको मदद के लिए आवाज़ दी। तो उन्होंने इसको उठाया और अपने अपार्टमेंट में ले गए, और उन तीनों ने भी इसका बलात्कार किया। वो तीनों पाकिस्तानी गिरफ्तार हैं, अफ़गानी को ढूँढा जा रहा है। ये क्रिमिनलाइज़्ड सोसाइटी है। ग्रूमिंग गैंग के बारे में आम आदमी ये समझता है कि ये कोई छोटा-मोटा क्राइम है। इट्स हीनियस क्राइम, और ये ऐसा क्राइम है कि जो मैं कहता हूँ सारे क्राइम्स की माँ है। इसलिए कि एक 12 साल, 14 साल, 15 साल की स्कूल गोइंग लड़कियों को यहाँ पे, और रिलिजन देख के टारगेट किया जाता है। मुसलमान लड़कियों को नहीं किया जाता। क्रिश्चियन, हिंदू, सिख लड़कियों को टारगेट किया जाता है। अगर वो गरीब घर की है तो इसको कोई गिफ्ट दे दिया, मोबाइल दे दिया, फिर उसको ड्रग्स पे लगाते हैं।
फिर उसके साथ सेक्स करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, अब वो लाइफ टाइम इनकी गुलाम हो गई। फिर उसका सेक्स ट्रेडिंग होता है। ऐसे केसेस हज़ारों में हैं, वो एक्सपोर्ट हुई हैं, दूसरे मुल्कों में इन लड़कियों को एक्सपोर्ट भी किया गया है। ये ग्रूमिंग गैंग इंतहाई गंदा, और उसमें मिलियन लड़कियों की बात हो रही है कि पिछले 40 साल में तकरीबन मिलियन लड़कियों के साथ ये हुआ है, और जितने पकड़े गए ना, वो पाकिस्तानी पंजाबी हैं। तो कौन पसंद करेगा भाई, आप मुझे ये बता दें। जब आप इस देश में देखते हैं, अगर मैं आपको अपने इंग्लैंड की मिसाल दूं, यहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन 2% है टोटल पॉपुलेशन की। जेलों में हिंदू 0.3% है। यहाँ पे मुसलमानों की पॉपुलेशन 5% है। जेलों में मुसलमानों की पॉपुलेशन 30% है। सारा क्राइम ये करते हैं। ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट आप देखें कि यहाँ पे हिंदू टोटल पॉपुलेशन का 2% है, और शायद 0.1 या 0.2% बेनिफिट लेता होगा, जॉबलेस अलाउंस और ये और वो। बाकी सब टैक्स पेयर हैं, सब जॉब करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। मुसलमान यहाँ पे मोर देन 50% बेनिफिट्स पे है, टैक्स पेयर्स के पैसे से जॉबलेस अलाउंस ले रहा है ये वो, और ब्लैक में जॉब भी कर रहा है। गोरों को, इंडिजिनियस पीपल को ये सब नजर आता है। फिर एक और चीज जाके देखें कि आपकी एक कंपनी है, अब विभूति जी आपकी एक कंपनी में 4 हिंदू लड़के काम करते हैं, 4 मुसलमान लड़के काम करते हैं। मुसलमान का रमजान आएगा तो वो आपसे फैसिलिटी मांगेगा, हमारा रमजान है, रोजा है, हम आधा दिन आएंगे, हमारी 5 टाइम की नमाज के लिए जाना है, और जुम्मे के टाइम पे तो मैं 2 घंटे के लिए जाऊंगा, वगैरह वगैरह। ईद, ईद मिलादुन नबी, मुहर्रम, साल में 25-30 ऐसी और छुट्टियां मांगेगा। हिंदू कभी अपनी धार्मिक ड्यूटीज को सुपरसीड नहीं करवाता अपने काम से। काम ऑनेस्टली करेगा, 100% देगा। तो किसको आप पसंद करोगे आपकी कंपनी में? ऑफ कोर्स आप, अब आप कहोगे कि मैं मुसलमानों को नौकरी से निकाल रहा हूं, तो आप इस्लामोफोबिक बन गए। तो मसला, आपका सवाल ये है कि क्यों लोग नहीं पसंद करते, तो कई वजूहत हैं। एक तो आपको क्राइम दिखाया, दूसरा रेप, क्योंकि इस्लाम में अलाउड है कि काफिर की लड़की का रेप जुर्म नहीं है। काफिर की लड़की को आप रेप कर सकते हैं। अब एक मिसाल दूंगा कि मुझे किसी ने कमेंट किया मेरी किसी वीडियो के नीचे कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि जंग के दौरान किसी औरत को और बच्चे को नहीं मारो। देखो कितने रहमदिल थे प्रॉफिट मोहम्मद। अब मैं तो भाई साहब आज के ज़माने में दिमाग रखता हूँ, बात समझ में आती हैं चीज़ें। मैंने उसको जवाब दिया कि प्रॉफिट मोहम्मद ने इसलिए मना किया था कि आपको जिहाद जीतने के बाद वो लड़कियाँ आपकी सेक्स स्लेव बनेंगी, तो उनको क्यों मारोगे आप? इसलिए मना किया था ताकि वो बाद में हमारे पास माल गनीमत में वो लड़कियाँ आएँ। हमारे सेक्स स्लेव्स अगर 25 हैं घर में, तो 35 हो जाएँगी। बच्चों को इसलिए नहीं मारना कि बच्चों को आप इज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं, बच्चे को क्या पता? आपने मुसलमान कर लिया, फ्यूचर के लिए आपके पास जिहादी तैयार हो गए। भई आप हिंदुस्तान में देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार वाला, गुलाम था। किसी जंग में गुलाम बच्चा उठाया था, उसको मुसलमान करके उसकी पूरी एक फ़ौज थी गुलामों की। हिंदुस्तान में खानदान-ए गुलामा की हुकूमत रही है। तो ये गुलाम बच्चे मारने का इसलिए मना था कि ये अगले आगे के लिए जिहाद के लिए फ़ोर्स तैयार करनी है। तो हर चीज़ को आप गौर से देखें, मुसलमान तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, प्रॉफ़ेट मोहम्मद कितने रहमदिल हैं। अरे रहमदिल नहीं है, उसके पीछे ये आइडियोलॉजी थी। अब आप ये बात करो तो आपको इस्लामोफोबिक कहेंगे। तो मुख्तसर ये कि नफ़रत इसलिए है कि आपके अतवार अच्छे नहीं हैं। आपके अंदर एक तो पहली ईंट रखी जाती है ना 4 साल की उम्र में मदरसे में, वो ये है कि आप सुपीरियर हैं, और आपके आगे दूसरे नॉन मुसलमान हैं, वो गुलाम हैं, आपकी खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं, और यू हैव टू रूल ओवर देम। ये सोच लेके आप आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर आपको क्रिमिनलाइज़, फिर सबसे बड़ी बात कि आपको जो रिवॉर्ड बताया जाता है, क्या रिवॉर्ड बताया जाता है? शराब, औरतें, हूरें, जन्नत, ये सब चीज़ें, जो दुनिया में हराम हैं। तो भाई जो यहाँ पे मना है, गलत है, वो वहाँ पे कैसे सही हो सकती हैं? ये रिवॉर्ड देख के जो गरीब का बच्चा है, जो एक्सप्लॉइटेड सोसाइटी का बच्चा है, जो कि मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है, वो फिर शॉर्टकट ढूँढते हैं कि यार ये दुनिया तो वक़्ती है।
काफिर को मारो, 2 काफिर को मार दो, खानदान के साथ हम जन्नत में जाएँगे, फिर वहाँ लेटे रहेंगे, 72 ऊरों की बारी आती रहेगी। पीना होगा तो बराबर में शराब की नहर है, प्याला भरा, पी लिया। ये चीज़ें हैं जिससे कि पाकिस्तानी इन पर्टिकुलर और मुसलमान इन जनरल दुनिया में पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी इतनी गलत है। तो ये जो है आपने, ये आइडियोलॉजी बदलेगी या नहीं बदलेगी, या आपने जो पहले प्रेस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि सिविल वॉर ही होगा और ये युद्ध होना पड़ेगा, जिसको कि हम अपने हिसाब से धर्म युद्ध की का वक्त आ गया है। और धर्म युद्ध का बात इसमें पहले भी मैंने आपसे कहा था कि ये वेस्टर्न कंट्रीज, डेमोक्रेटिक कंट्रीज, तो बड़ा इंग्लिश का फ्रेज है, व्हाई डू दे बेंड बैकवर्ड्स टू अकोमोडेट सच इविल थॉट। देखें, हिस्ट्री है ना, वो बहुत ही भयानक चीज़ है। यू हैव टू फेस योर हिस्ट्री। मैं फ्रांस की मिसाल दूँगा। आप यूरोप के उस दौर में जाएँ जब यहाँ पे सब कंट्रीज़ में किंगडम थी, 300 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, और यहाँ पे चर्च का होल्ड था। और चर्च है ना, वो ब्लास्फेमी के नाम पे जिसको देखो काट देता था, जिसको देखो तबाह कर देता था। उस वक़्त जो क्रिश्चियनोफोबिक लोग थे, आज की लैंग्वेज में, कि जो क्रिश्चियनिटी के, चर्च के इतने सख्त होल्ड को नहीं पसंद करते थे, वो शिप में बैठ-बैठ के अमेरिका भाग जाते थे, क्योंकि यहाँ पे उनका सर तन से जुदा हो जाना था। आप हिस्ट्री पे बड़ी नज़र रखते हैं विभूति जी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबको पता है। यही था ना, जो आज आपको मुसलमानों के खिलाफ रिवॉल्यूशन लाना है, तो वही जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यही था ना, कि चर्च और किंग्स और अमीर लोग जो थे, वो खुश थे और नीचे का गरीब तबाह हाल था। आपको चर्च को अलग करने के लिए एक आग और खून की होली यूरोप में खेलनी पड़ी थी। फ्रांस के रिवॉल्यूशन से काफ़ी अदर कंट्रीज़ ने सबक सीखा, जैसे इंग्लैंड के बादशाह ने फ़ौरन डेमोक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर को पावर्स दे दिए, इस तरह बाकी मुल्कों ने सबक हासिल किया, लेकिन एक ब्लडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। आज आपको एक ऐसे रिवॉल्यूशन की, हालाँकि यहाँ पे आज मुसलमान कम है, लेकिन मसला ये होता है विभूति जी कि हम पाकिस्तान, इंडिया के लोग बचपन से एक चीज़ देखते हैं। एक मिसाल है, मैं जब छोटा था तो हमारे इलाके में एक बाबू डकैत था, और उस ज़माने में बंदूक वगैरह का ज़ोर नहीं था, तो वो चाकू लेके घूमता था और उसके 8-10 कारिंदे थे। अब हमारा इलाका था 25-30 हज़ार लोगों का इलाका, मोहल्ला था। वो 4 8-10 लोग हैं ना, वो उससे सब डरते थे। तो कम होते थे तादाद में आतंकवादी या क्रिमिनल, लेकिन आम आदमी सिविलियन होता है ना, वो बेचारा अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोज़ी कमाने की, वो इन बखेड़ों में नहीं पड़ता। यही हाल यहाँ पे है कि एक मिसाल है, 5% मुसलमान इंग्लैंड में है लेकिन वायोलेंट है। लेकिन बाकी जो क्रिश्चियंस हैं, यहाँ के जो लोकल हैं या हिंदू हैं या सिख हैं, वो वायोलेंट नहीं है। वो वायोलेंस पे बिलीव नहीं करते। तो ये 5% है ना, वो 50% के बराबर हो जाते हैं जब वो लड़ने मरने के लिए तैयार होते हैं एक आइडियोलॉजी पे। तो यहाँ पे तब्दीली कैसे आएगी ये नहीं पता। लेकिन मेरी नज़र में आपको 2 तरीके हैं, कि आपने एक 50 साल के पीरियड में यहाँ पे एक तो इस्लामिक जिहादी आइडियोलॉजी मुसलमानों में जगाई, और फिर इनको यहाँ पे एकोमोडेट कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। लीबिया से कश्तियाँ आ रही हैं, सीरिया से कश्तियाँ आ रही हैं, तुर्की के रास्ते से ग्रीस और बल्गारिया होते हुए पूरे यूरोप में भर रहे हैं ये। एक तो आपने इनको खुली छूट दी है। टू हेल विथ ह्यूमन राइट्स यार। कश्ती आके लगी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको एक्सेप्ट ही करना है। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर ऑफ रेफ्यूजीज ये कहता है कि आपके मुल्क में किसी रेफ्यूजी ने कदम रख दिया, आपको उसको पनाह देनी है। लेकिन अगर उसकी जान को खतरा है, भाई साहब, एक आदमी तुर्की से चलता है और चलते-चलते फ्रांस में आके असाइलम लेता है, तो फ्रांस के पास बेहतरीन एक्सक्यूज़ है कि तुर्की एक सेफ कंट्री है। कंपैरेटिवली तुर्की एक सेफ कंट्री है, तो उसकी जान खतरे में नहीं थी तुर्की में। तो यहाँ आके क्यों असाइलम ले रहा है? फौरन डिपोर्ट करो। नहीं कर रहे। 5 स्टार 3 स्टार होटल पूरे-पूरे खाली करा के रेफ्यूजीज़ को वहाँ रखा जा रहा है।
तो ये सारा यहाँ पे जो जमकट्ठा आपने जमा किया है ना, तो उससे ये है कि आपको एक तो काम आप ये करेंगे कि लड़ पड़ेंगे इनसे, इनके खिलाफ एक आपने एक्शन लिया, मार कुटाई कर दी, सब कुछ कर दिया। दूसरा रास्ता ये है कि जिस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप इनको जिहादी बनाया और यहाँ पे अकोमोडेट किया, अब कानून साजी करें आप, लीगल स्टेप्स लें, जैसे फ्रांस कर रहा है कि मस्जिदों की स्क्रूटनी शुरू हुई, फंडिंग कैसे होती है वो आपको डिक्लेयर करनी है, आप सीसीटीवी कैमरे लगाएं। इस्लाम कहता है कि मस्जिद सिर्फ और सिर्फ नमाज के लिए अलाउड है और कोई काम नहीं कर सकते मस्जिद में आप। प्रॉफिट मोहम्मद से एक आदमी ने सवाल किया कि मेरी कोई चीज गुम हो जाए तो मैं मस्जिद से ऐलान करा सकता हूँ, क्योंकि उस जमाने में लाउड स्पीकर मीडिया वगैरह नहीं था। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह है, नमाज के अलावा इस पे आप कोई काम नहीं कर सकते। आजकल मस्जिदों में क्या हो रहा है, मस्जिद अक्सा में पत्थर के ढेर रख के बैठते हैं। मस्जिद अक्सा इस्लाम की तीसरी मुकद्दस मस्जिद, पथराव हो रहा है। दिस इज नॉट अलाउड इवन इन इस्लाम। आप सीसीटीवी लगाएं। अब मदरसा एजुकेशन को तो बैन करें सबसे पहले। मदरसा एजुकेशन इज बेस ऑफ ऑल दिस हैट्रेड। तो स्टेप बाय स्टेप आप कानून साजी करें, 5 साल 10 साल में अगली जनरेशन को तैयार करें पीसफुल सिटीजन बनाने के लिए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने इन जिहादियों को बनाया, और ये इतिहास सब जानता है कि वेस्टर्न कंट्रीज हैव प्लेड देयर ओन रोल इनको एक स्थान देने के लिए, यूज करने के लिए, अब्यूज करने के लिए। लाइक एवरी हीरो नीड्स अ विलन। तो ये विलन बने हुए हैं। क्या इनमें ये अकल नहीं है कि ये समझते नहीं है कि दे आर बीइंग यूज्ड बाय अदर्स? तो आपने बहुत बढ़िया बात कही कि मदरसा बंद किया जाए, लेकिन होता ये मुद्दा ये पेचीदा हो गया है कि जैसे ही आप मदरसा बंद करेंगे तो कहीं एक जगह तो नहीं होगा ना। एक आरिफ जाकी और विभूति झा अगर हम भारत चला रहे हैं और आप पाकिस्तान चला रहे हैं, आपने मदरसा बंद कर दिया, तो सारी दुनिया, वेस्टर्न पर्टिकुलरली, वो सब बोलेंगे कि ये सब इस्लामोफोबिक है, उनकी फंडामेंटल राइट छीनी जा रही है। इसका समन्वय कैसे होगा? बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं, डेमोक्रेसीज आर रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम उन्हें छूट देते हैं डेमोक्रेसी और फ्रीडम के नाम पे। इसका समन्वय कैसे हो? देखें, इसका एक बड़ा ही कड़वा जवाब है। देखें विभूति जी, आज सुबह मैंने एक वीडियो लगाई है चाइना के ऊपर, ठीक है? मैंने उसकी पूरी रिसर्च करके वो किया है। आप ये देखें कि वेस्ट, नेटो और अमेरिका, यूरोपियन यूनियन मिलके डेमोक्रेसी लाने के लिए सीरिया जाते हैं, लीबिया जाते हैं, इराक जाते हैं। चाइना नहीं जा रही। चाइना में है डेमोक्रेसी? नहीं है। चाइना में जो चाइना का टोटल इक्विटी बॉन्ड है ना, उसका 70% अमेरिकन और यूरोपियन इन्वेस्टर्स ने खरीदा राइट, है। राइट। 1.9 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। 1.9 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है वेस्ट की चाइना में। चाइना में तो आज क्या, कभी भी डेमोक्रेसी नहीं थी। आप ये कहो कि आज चाइना डिक्टेटर है, हमने तो पहले की थी इन्वेस्टमेंट। आपने चाइना में इन्वेस्टमेंट की। आप मुझे ये बता दें कि पूरी दुनिया का कोई एक देश बता दें जहां पे 1 मिलियन से ज्यादा मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में रखा हो। कल उन कंसंट्रेशन कैंपों से 14 उगर मुसलमानों की लाशें आई हैं। आवाज तक नहीं उठाते। लेकिन लीबिया, जहां पे कोई ह्यूमन राइट्स इश्यू नहीं थे, पूरी दुनिया के लोग काम करने जाते थे। दुनिया का बेस्ट सोशल सिस्टम था। लीबिया में कोई बेघर नहीं है। बेघर से मतलब कोई किराए के घर में नहीं रहता लीबियन। सारे लीबियन को घर वाज योर फर्स्ट राइट। शादी होती थी नए बच्चों की, पहला काम ये करती थी सरकार को उनको एक घर देती थी। पेट्रोल की इनकम में से हर आम आदमी के बैंक अकाउंट में शेयर जाता था उसका। इलेक्ट्रिसिटी गैस फ्री थी, हेल्थ फ्री थी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री थी। हमारे यहाँ नहीं है, आपके यहाँ नहीं है अमेरिका में यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन फ्री। ये राइट्स थे। कोई ह्यूमन राइट्स का इश्यू नहीं था, कोई प्रोटेस्ट नहीं थे, कोई चीज नहीं थी। आप पहुंच गए लीबिया में क्योंकि आपका इंटरेस्ट था कि वो एक मॉडल कंट्री बनता जा रहा है। आपको अरब अपराइजिंग करनी थी, आपने आईएसआईएस क्रिएट किया। तो वेस्ट की आपने बात की ना कि कैसे वेस्ट ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स इज ए टूल फॉर वेस्ट। देखिए माजरत के साथ मैं नहीं कहता,
बड़े बड़े अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि पूरी दुनिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी विच कंट्रोल्स पूरी दुनिया, वो 200 कॉरपोरेट सेक्टर वाले लोग बनाते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर, आज से आप शायद 20 साल पहले अमेरिका आए होंगे, 30 साल पहले अमेरिका आए होंगे। उस वक्त शायद $100 बिलियन की कोई कंपनी नहीं थी। आज 3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है एप्पल। आज $1 ट्रिलियन की कंपनियां हैं। तो कॉरपोरेट सेक्टर बड़ा होता जा रहा है। उनकी पॉलिसीज हैं वॉर की। वो जंगें तो फैलाते हैं, तब इनको ह्यूमन राइट्स नजर नहीं आता। क्यूबा के जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कल एक बयान दिया है, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। उसने कहा कि हमारे पास एक ऑक्सीजन प्लांट था और पैंडेमिक में वो प्लांट टूट गया, तो अमेरिका ने एम्बार्गो लगा दिया कि हम ऑक्सीजन नहीं मंगवा सकते बाहर से। ये ह्यूमन राइट्स नहीं है भाई। क्यूबा का सोशल सिस्टम जाके देखें, अमेरिका से लाख दर्जे अच्छा है। वहां पे भी एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, सब कुछ है। तो कहने का मतलब ये है कि वेस्ट इज नॉट इंटरेस्टेड। वॉर मशीन चलेगी, जिहादी जिंदा हैं, इनको यूज करते रहो। अब यूक्रेन में मर्सनरीज की भरमार है। यूक्रेन में जंग चली हुई है। ताइवान को उकसाया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है चाइना के खिलाफ। चाइना को प्रोवोक किया जा रहा है भारत और चाइना के खिलाफ। भारत को कहा जा रहा है तुम लड़ पड़ो चाइना से, हम तुम्हारे पीछे हैं। समझ रहे हैं? लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन ने 8 जून को बेजिंग में बैठ के कहा कि वी डोंट बिलीव इन ताइवान इंडिपेंडेंस। ठीक है। परसों 4 दिन पहले यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी गई थी हम चाइना। आपने भी वो वीडियो देखा होगा, पूरी दुनिया यूं झुक झुक के मिल रही है, यूं। करेक्ट। चाइना के आगे सरेंडर किया हुआ है। वहां पे जहां पे ह्यूमन राइट्स है ही नहीं, जहां पे सिविल लिबर्टीज है ही नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं है, फेसबुक नहीं है, ट्विटर नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां पे बात करने की इजाजत नहीं, वहां रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। कभी आपने सुना कि इन्होंने अमेरिकन अथॉरिटीज ने बात की हो कि भाई हम चाइना में ये करेंगे? एम्बार्गो तो दूर की बात, उनके साथ 1.9 ट्रिलियन की आपकी इन्वेस्टमेंट है, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। दुनिया भर की आपने कॉर्पोरेट सेक्टर चाइना में लगा दी। आपको नहीं पता चाइना नकल मारने में बहुत ज्यादा तेज है? हर चीज की नकल मार के वो अपनी मिसाइल बना रहा है, अपने मोबाइल बना रहा है, अपना सब कुछ बना रहा है। हुवाई को एप्पल के मुकाबले पे लेके आ गए। लेकिन ये सब वेस्ट की गलतियां हैं। तो मैं ये कहूंगा कि दे वेस्ट, और वेस्ट की हायरार्की की बात हो रही है, वरना 95% पॉपुलेशन यूरोप और अमेरिका की भी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। 2 वक्त की रोटी कमाने में उनकी जिंदगी खप जाती है। जो अपर एलिट क्लास की जो पॉलिसीज है ना, वो आज भी मुसलमानों के अपीजमेंट में लगी हैं। अभी 2 साल पहले भाई साहब यूनाइटेड नेशंस में आपने इस्लामोफोबिया पे रेजोल्यूशन पास कराया। क्या था ये? आप बात करें सच इस्लाम के बारे में कि इस्लाम ये कहता है कि काफिर को जहां देखो मार दो, ओ यू आर इस्लामोफोबिक, आपके ऊपर केस भी बन सकता है। रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में आए तो क्या आना चाहिए? रिलीजियोफोबिक करें। फिर आप जो आप हिंदू के खिलाफ भी बात ना करें, आप क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी बात ना करें, जुडाइज्म, लेकिन नहीं, इस्लामोफोबिक। ये अपीजमेंट नहीं तो और क्या है? तो जरा मामला खराब होगा तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी खराब है। अभी मोदी जी आए थे अमेरिका, तो कितने थिंक टैंक और मीडिया डेमोक्रेसी पे बात कर रहे थे हिंदुस्तान की। कब आपने देखा पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में बात करें, जहां पे है ही नहीं डेमोक्रेसी, जहां पे आर्मी ही डिसाइड करती है कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना, किसको बैन करना है, किसको रखना है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो इनका। तो भाई साहब ये वेस्ट को अपनी जनरल पॉलिसी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे लानी होगी। आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, वो बात है। वेस्टर्न वेस्टर्न हम जहां आप यूके में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, आप यूएन से इन्वॉल्व हैं, मैं अमेरिका में हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर चुका हूँ, तो हम इनकी अंदरूनी मशीनेशंस को समझते हैं। इट इज अबाउट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन जो बोलते हैं। तो वेस्ट ने अपना इंस्टीट्यूशन बना करके सारी दुनिया को एक्सप्लॉइट करते हैं। यूक्रेन की चर्चा की आपने, उसमें तो इतना मैं जानता हूं कि यूरोप का जो है हमेशा हादसा रहा है कि वो हमेशा अपने आपस की इंटरनल टेरिटरी एडजस्ट करते रहते हैं। उनकी मारामारी होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दे वर एक्चुअली यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स, इट वाज नॉट अ वर्ल्ड वॉर।
जिसमें उन्होंने कॉलोनियल आर्मीज को लाके उनकी जाने लग गई, उनकी लड़ाई लड़ी कॉलोनियल आर्मीज ने। तो यूरोप इज वेरी क्लेवर, और कभी न कभी जो कहते हैं कि पलड़ा भारी होगा और आपको भी भरपाई करनी पड़ेगी। क्या यूरोप आज भरपाई कर रहा है अपनी अपीजमेंट पॉलिसी की, या अपनी सारी जो उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई थी एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्लाम की वीकनेस को, मैं कहूंगा इसका कब भरपाई करना पड़ेगा या युद्ध होगा? आपने कहा कि यूरोप इज वेरी क्लेवर, मैं समझता हूँ यूरोप इज डफर। इसलिए कि कॉलोनियल पीरियड खत्म हुआ है, इसके बाद यूरोप यूं नीचे जा रहा है। राइट। मतलब आज आप देखें कि अमेरिका की इकोनॉमी, मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में है। यूरोप की तो $1 ट्रिलियन भी नहीं पूरे यूरोप की मिला के। यूरोप अमेरिका को फॉलो कर रहा है। यूक्रेन वार पे आज आधा यूरोप डिवाइडेड है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन वार का नुकसान पूरे का पूरा यूरोप को हुआ है। करेक्ट। विभूति जी, हमारा महीने का गैस इलेक्ट्रिसिटी का बिल 100 पाउंड था, 389 पाउंड हो गया, 4 गुना बढ़ा है। आम आदमी को फर्क पड़ता है। हम लोग जो रोजी कमाने वाले रोज की बुनियाद पे हैं, उसकी रोजी तो कम हुई है, पहले कोविड की वजह से हुई, और अभी भी कोई इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि जॉबलेसनेस बढ़ गई है, स्मॉल बिजनेस बंद हो रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग तो उबर चला रहे हैं या उबर ईट्स की वो फूड सप्लाई की वो गाड़ियां चला रहे हैं। तो ये सूरत हाल है कि यूरोप तबाह हुआ है, एनर्जी क्राइसिस आए, फूड ग्रेन क्राइसिस आए, क्योंकि आपको पता है कि यूरोप ने पहले तरक्की कर ली थी, तो उन्होंने अपनी जमीनों से सब चीजें निकाल ली थी। अब इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, राइट। इनकी कल्चर भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इतना सा यूरोप है, इतनी ज्यादा आबादी है, और उसमें इनको हर चीज इंपोर्ट करनी पड़ती है। जो कॉलोनियल पीरियड में लूट मार की थी, उस पैसे पे आज तक ये चल रहे हैं। ठीक है ना, इनके गोल्ड रिजर्व और डॉलर रिजर्व सब बड़े भरे पड़े हैं, उस पे ये चल रहे हैं, लेकिन आगे तबाही नजर आ रही है। दूसरा ये है कि यूक्रेन वार को अमेरिका लंबा खींच रहा है। अब क्लस्टर बम दे दिया। क्लस्टर बम इज इलीगल। राइट। यूरोप चीख रहा है कि गलत है। इंग्लैंड ने पहली बार अमेरिका के खिलाफ बात की कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते क्लस्टर बम को। तो कल पहुंच गए बाइडेन साहब लंदन, वो नेटो के समिट कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा जहाज लेके आ गए, ऋषि सुनक से मुलाकात की, उसको कन्विंस कर रहे हैं। यार आप अंदाजा करें क्लस्टर बम कितनी बड़ी तबाही लाएगा। तो सेक्रेटरी ब्लिंकन क्या बयान दे रहे हैं कि हमने यूक्रेन को सख्ती से कह दिया कि हम आपको क्लस्टर बम देंगे, लेकिन आप रशिया की जमीन पर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो भाई साहब कहाँ इस्तेमाल करना है? मतलब आप बेवकूफी की बात देखें कि अगर रशिया की जमीन पे इस्तेमाल नहीं करना तो फिर कहाँ करना है? यूक्रेन में ही करना है क्या यार? अपनी ही पब्लिक को मारना है। और आप अंदाजा करें क्लस्टर बम की जो तबाही है वो भयानक है। नस्लों तक जाती है वो तबाही, और वहां से खेतियां खत्म हो जाएंगी। दुनिया का सबसे फर्टाइल लैंड है यूक्रेन। करेक्ट। यूक्रेन फूड का बहुत बड़ा क्राइसिस ऑलरेडी आया है, आप तो वहां पे हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं वो। तो वो जो यूक्रेन वॉर है ना, वो यूरोप के लिए बहुत नुकसानदेह। एंड यूरोप इज रियलाइजिंग। फ्रांस के प्रेसिडेंट भी चाइना गए थे अभी, तो उधर उन्होंने बैठ के ये बयान दिया था, बाद में आके भी इंटरव्यू में कहा कि यूरोप हैज नॉट टू फॉलो अमेरिका एज इट इज। यस। ठीक है, इस टाइप की अब आवाजें उठ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूरोप अब आते हैं ये इस्लामाइजेशन ऑफ सोसाइटी और यूरोप। तो अभी मुझे नहीं लगता कि इनकी एज सच पॉलिसी है। हालांकि हमने आग और खून का दरिया फ्रांस में देख लिया, बहुत ही तबाही आई है। $1 बिलियन से ज्यादा का खाली सरकारी नुकसान हुआ है। प्राइवेट सेक्टर की अपनी दुकानें, बिल्डिंगें, घर, गाड़ियां जो जली हैं वो अलग, वो तो उससे कई गुना ज्यादा है। और जो तबाही हुई है सोसाइटी में, फिर सोसाइटी डिवाइड होती है कि अब मुसलमानों से नफरत बढ़ी वहां पे, क्योंकि काम तो इस्लाम के नाम पे हुआ था। एक अंडर एज लड़का, कितने क्राइम किए उसने। 17 साल का लड़का गाड़ी चला रहा है, बस लेन में चला रहा है, पुलिस रोकती है तो उसको पुलिस को धक्का दे के आगे गाड़ी बढ़ा रहा है, वगैरह वगैरह। उस पे आप उसको इस्लामाइज कर दिया आपने पूरे मूवमेंट को, कि इस्लाम के खिलाफ जंग है। इस्लाम के खिलाफ नहीं है भाई, ये
कोई गोरा भी होता, इस तरह का काम करता, 17 साल का लड़का और इस तरह पुलिस के नाके को तोड़ के जा रहा होता, तो पुलिस ने फायरिंग करनी थी। लेकिन आपने अल्लाह अकबर, रेसिज़्म, ये वो। अब आप इसमें रोल देखें मुस्लिम कंट्रीज़ का। क्या आप ये देखें कि उसी वक़्त जब ये लड़के का हादसा हुआ तो स्वीडन में एक इराकी लड़के ने कुरान जलाया। पूरी दुनिया के मुसलमान कंट्रीज़ ने उसको कंडेम किया। लेकिन फ्रांस में दर्जनों लोग मारे गए इस्लाम के नाम पे। तबाह कर दिया फ्रांस को। किसी एक मुसलमान मुल्क ने कंडेम किया कि मुसलमानों ये तुम क्या कर रहे हो? तो ये हिपोक्रेसी है। तैयब अरबगान ने कहा कि फ्रांस में जो हो रहा है ना, वो फ्रांस की रेसिस्ट पॉलिसियों की वजह से हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन गवर्नमेंट्स आर रेसिस्ट। और कल यूरोपियन यूनियन नेटो का समिट कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें अरबगान से कहा गया कि आप स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप क्यों कबूल नहीं करते? तो उसने कहा, आप हमें यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप नहीं दे रहे, हम 50 साल से आपसे यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मांग रहे हैं, तो आप मुझे तुर्की को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना दें, हम स्वीडन को एक्सेप्ट कर लेंगे नेटो में। क्योंकि नेटो का चार्टर कहता है कि जब तक मेंबर कंट्री सारे एक्सेप्ट ना करें नए मेंबर को, तब तक आप उसको नहीं ले सकते। तो तुर्की ने रोका हुआ था स्वीडन का, फिनलैंड का हो गया था। तो तैयब अरबगान ने कहा कि यूरोपियन यूनियन 50 साल से हमें हमारी एप्लीकेशन को रोके हुए है। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि देखो, नेटो अलग चीज़ है, यूनियन अलग चीज़ है, और आप अलग-अलग देखें। तो फिर उसने, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की अरबगान के साथ उधर ही, और ये हो गया। इसने कहा ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ स्वीडन को नेटो में, मैं अपनी पार्लियामेंट में ये चीज़ रखूँगा और आपको क्लियर कर दूँगा। मेरा सवाल ये है कि तैयब अरबगान साहब, मौलवी तैयब अरबगान साहब, आप कहते हो यूरोपियन कंट्रीज़ रेसिस्ट हैं, तो तुम उनकी मेंबरशिप के लिए मरे क्यों जा रहे हो? जब वो रेसिस्ट है तो तुम उनकी मेंबरशिप के लिए मरे क्यों जा रहे हो? ये हिपोक्रेटिक रोल है मुस्लिम गवर्नमेंट्स का। उसमें मैं अप्रिशिएट करूँगा। हालाँकि अभी वहाँ पे सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब में ह्यूमन राइट्स के अभी भी बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन द वे सऊदी अरब इज़ चेंजिंग, इट्स वंडरफुल। आज से 10 साल पहले सऊदी अरब में कोई गाड़ी नहीं चलाती थी औरत, बुर्कों में घूमती थी, महरम के बगैर घर से नहीं निकल सकती थी, मस्जिदों के लाउड स्पीकर, हर चीज़। सबसे बड़ा काम किया मोहम्मद बिन सलमान ने कि इस्लाम के 2 पिलर हैं, कुरान, हदीस। उसने कहा हदीस की ऑथेंटिसिटी नहीं है, हम नहीं मानते। प्रॉफिट के गुज़र जाने के 280 साल बाद जो हदीसें कंपाइल की गई, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। हदीस इज़ नॉट इस्लाम। बड़ा काम है ये। पर्दा खत्म किया, महरम की शर्त खत्म की, लाउड स्पीकर मस्जिदों से खत्म किए। मस्जिद में सिवाय नमाज के बाद ताला लग जाता है सऊदी अरब में मस्जिद के। नमाज के बाद 5 टाइम नमाज के फौरन बाद ताला लग जाता है। कोई तबलीग नहीं होती, कोई बयान नहीं होता, तबलीगी जमात पे पाबंदी। दीज आर मेजर चेंजेस कमिंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए गट्स चाहिए, इसके लिए हौसला चाहिए कि आप इतनी बड़ी-बड़ी तब्दीलियां ला रहे हैं। दुबई नहीं बना अभी तक सऊदी अरब, इसकी वजह ये है कि आफ्टर ऑल वहाँ मक्का मदीना है। आप उसको रातों-रात चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ सिनेमा कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। वहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस बन रही हैं जहाँ पे बिकिनी में लड़कियाँ वो स्विमिंग कर सकती हैं, सब कुछ है। सऊदी अरब इज़ चेंजिंग। इसी तरह दूसरे मुसलमान मुल्कों को भी चेंज करना चाहिए। लेकिन अभी मैं मुंबई की एक वीडियो देख रहा था, एक साहब एक मुसलमान का इंटरव्यू कर रहे थे कि सऊदी अरब ने ये किया है और इतनी तब्दीलियाँ आई हैं, आप क्या समझते हैं? तो उसने कहा सऊदी अरब की माँ की, फिर गाली दी। तो जहाँ का इस्लाम है, जिनकी ज़बान में कुरान आया है, जहाँ प्रॉफेट मोहम्मद पैदा हुए, जहाँ पे आज भी मक्का मदीना है, वो अब इनकी नज़र में मुसलमान नहीं रहे। ये कन्वर्टेड साले अपने आप को मुसलमानों से बढ़ के मुसलमान समझते हैं। आप यकीन माने, सऊदी के सामने आप किसी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी मुसलमान को बिठा देना, सऊदी कहेगा, "अरे भाई, ये कौन-सा इस्लाम तुम हमें बता रहे हो?" राइट। टोटली डिफरेंट है। तो वापस किस्सा मुख्तसर ये कि यूरोप और अमेरिका को अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना होगा। दुनिया में अमन लाना है ना, तो आपको कुछ रूल्स बनाने होंगे। कैसा रूल? पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, किसको नहीं पता? और पाकिस्तान का टोटल टेररिज्म एक्सपोर्ट बेस्ड ऑन इस्लाम। आइडियोलॉजी भी एक्सपोर्ट करता है और टेररिस्ट भी एक्सपोर्ट करता है।
इसी तरह आपको पाकिस्तान के ऊपर एम्बार्गो लगाने के लिए 555 रीजंस हैं। आप नहीं लगा रहे हो। आप पाकिस्तान पे एम्बार्गो नहीं लगा रहे हो। आपको ऐसे देशों को, पाकिस्तान जैसे देशों को, जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़्म को प्रमोट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म का बेस बनाते हैं, इनके ऊपर सख्ती से एम्बार्गो लगा के इंटरनेशनल कानून के तहत लाना होगा आपको। आपको नहीं पता कि पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स क्या कर रहे हैं? जेनोसाइड कर रहे हैं, जेनोसाइड। बंगालियों का क्या? आपने दुनिया में किसी ने इनको वार क्राइम ट्रिब्यूनल में खड़ा किया? आपने बोस्निया के मामले पे तो उनको खड़ा कर दिया, रवांडा जेनोसाइड पे तो आपने खड़ा कर दिया। बंगालियों का 71 का जेनोसाइड अमेरिका उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। किसको नहीं पता 1 मिलियन से ज्यादा बंगाली मार दिए थे पाकिस्तान आर्मी ने। बलोचों का जेनोसाइड हो रहा है, सिंधी पख्तून का जेनोसाइड पाकिस्तान आर्मी कर रही है। पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड जनरलों को अपने मुल्क में पाल रहा है अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। उनको तो वार क्राइम ट्रिब्यूनल में खड़ा करके वार क्राइम्स में सजाएं देनी चाहिए। तो ये चीजें हैं जो दुनिया में वेस्ट ही चेंज कर सकता है। इसके बाद इंडिया जैसे कंट्रीज को भी हिम्मत होगी। अगर इंडिया ने अभी कोई वो किया तो इंडिया के ऊपर सारा दबाव दबाव आ जाएगा। लेकिन वेस्ट करेगा तो फिर इंडिया उसको प्रेसिडेंट बना के इंडिया भी वो चीज करेगा। बहुत बहुत बढ़िया बात कही। और आखिरी सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि ये भी चर्चा सुन रहे हैं हम कि जिस तरह से फ्रांस में हंगामा हुआ, जो आग लगाई, हत्याएं हुई, ये सब हुई, अगर भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी तो आपने सुना हुआ है कि कितने सारे मुस्लिम मौलाना लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं। यहां तक कि सिख एसजीपीसी भी कहता है कि यूसीसी इज अगेंस्ट सिख्स। Can India get over these problems and what has to happen? Because इंडिया में बवंडर उठाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आपने बिल्कुल बहुत पते की बात कही कि इंडिया अलोन कैनॉट हैंडल। इंडिया कैन बी अ वेरी गुड वेपन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कैन बी एन एग्जाम्पल। तो यूसीसी लाना जरूरी है। एवरी इंडियन नोज दैट। मेनी मुस्लिम्स आर सपोर्टिंग इट, ऑल्सो सपोर्टिंग इट। बट वो आपने जो पहले चर्चा की थी कि 2-3% जो होते हैं नालायक, अब मैं नालायक कहूंगा उनको, कि वो एक्सट्रीम, जो हमारे मैनेजमेंट वर्क में हम हमेशा कहते हैं कि एक्सट्रीम्स ड्राइव द मिडल, उसको कैसे रोका जाए? इस तरह की एक्सट्रीमिज्म को कैन इट बी एड्रेस्ड बाय इंडिया इन अ लीडरशिप रोल टुडे, और वी विल हैव टू सरेंडर यूसीसी to the nonsense of religious फरमान्स? देखें विभूति जी, बात दरअसल ये है कि ये जो यूसीसी है ना, वो रास्ता बनाएगा। जब यूसीसी आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो फिर सवाल उठेगा ना कानून के तौर पे कि वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, तो फिर क्रिश्चियनों का वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? हिंदुओं का मंदिर वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? हिंदुओं के मंदिर की जितनी इनकम है वो सब सरकार ले जाती है। राइट। दुनिया का एक भी देश नहीं है, सिर्फ मेरा भारत महान है जहां पे वक्फ बोर्ड है। बाकी मुसलमान देशों में वक्फ की मिनिस्ट्री होती है। मिनिस्ट्री का मतलब वो सरकार का हुआ, यानी उस मिनिस्ट्री के अंडर में दरगाहें, मस्जिदें, मज़ारें आती हैं। उस मिनिस्ट्री सरकार की होती है, यानी सरकार का हुआ सब। भारत में मंदिर तो सरकार के कंट्रोल में है, दरगाह मस्जिद क्यों नहीं है? आप देखें अजमेर का गल्ला जब रात को खुलता है रोज, तो 2-4, 10-20 लोग नहीं, कई 100 लोग बैठ के गिन रहे होते हैं। कई 100 लोग। और ये तो आम आदमी का पैसा है। बड़ा आदमी जो जाता है ना, चादर चढ़ाने अमिताभ बच्चन जाता है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जाते हैं, दीगर जाते हैं, वो 10 लाख, 5 लाख उसके हाथ में दे देते हैं। वो डब्बे में नहीं जाता अभी तो। इतना पैसा, इतना पैसा। मैं छोटा-सा यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, तो मुझे हर महीने राइटिंग में देना पड़ता है कि मैंने कहाँ-कहाँ से पैसे मिले, पेपाल से कितने मिले, पैट्रियन से कितने मिले, यूट्यूब से कितने मिले और मैंने खर्च कहाँ-कहाँ किए। ये मुझे हर महीने हिसाब देना होता है। क्या भारत सरकार को ये हिसाब लेना है? नहीं लेता। वक्फ बोर्ड बढ़ जा रहा है, एक दरिंदे की तरह, एक डायनासोर की तरह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कोई रोकने पूछने वाला नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद ये रास्ता खुलेगा।
कि भाई वक्फ बोर्ड सरकार का होता है दुनिया के हर देश में। किसी नॉन मुस्लिम सेक्युलर कंट्री में तो वक्फ बोर्ड का होना ही नहीं बनता। यूरोप अमेरिका में सारी मस्जिदें प्राइवेट सेक्टर की हैं। हमारे यहाँ बेल्जियम में मैं जब था, पाकिस्तानियों की 2 मस्जिदें थी, मैं 90 में जब गया। कुछ अरसे बाद इन्होंने कहा कि एक तीसरी मस्जिद पाकिस्तानियों की होनी चाहिए। आपस में सबने चंदा जमा किया, एक घर खरीदा, उसको 3 फ्लोर का घर था, मस्जिद बना दिया उसको, चैरिटी पे, आपस में चैरिटी जमा करके। सरकार को एक-एक पैसे का हिसाब दिया। तो ये मस्जिदें, मज़ारें, दरगाहें, अव्वल तो ये पाकिस्तान, इंडिया के अलावा कहीं होती नहीं है मज़ार दरगाह Right. तो। ये सऊदी अरब में, अरब देशों में, यूरोप, अमेरिका में नहीं होती। अगर मैं एक मिसाल है कि मैं किसी की कब्र अपने घर में एक कमरे में बनाता हूँ, सरकार को पता चल जाएगा, खोद के निकाल के कब्र को ट्रांसफ़र कर देंगे कब्रिस्तान में और मुझ पे जुर्म लग जाएगा। आपके भारत में मेट्रो बनती है जो कभी 10-20 साल, 25 साल, 30 साल पहले बनी, उसके प्लेटफ़ॉर्म पे दरगाह बनी हुई है। ये तो सरकार का काम है कि उसको उखाड़ो और लेके जाओ भाई, जहाँ कब्रिस्तान में दफ़न करो अगर इसमें वाक़ई कोई लाश है तो। वक्फ बोर्ड एक दरिंदा है। भारत में सबसे अमीर कौन है? वक्फ बोर्ड। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़मीन आर्मी की है, आर्मी सरकार की है, रेलवे की है, रेलवे सरकार की है, लेकिन तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड सरकार का नहीं है। फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, फिर दूसरे रिज़र्वेशन और ये सब सेक्युलरिज़्म में नहीं होता भाई। यहाँ पे सेक्युलरिज़्म है, आपके अमेरिका में सेक्युलरिज़्म है। क्या आपका मुसलमानों का कोई रिज़र्वेशन है वहाँ पे? एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जॉब्स में कहीं रिज़र्व है? नहीं है, नहीं होता भाई। तो भारत यूसीसी लाएगा, उसके बाद सेक्युलरिज्म करेक्ट करने का रास्ता बनेगा और ये इन शातिर मुसलमान कम्युनल लीडर्स को पता है। क्यों क्रिश्चियन इसको अपोज नहीं कर रहा? क्यों बुद्धिस्ट इसको अपोज नहीं कर रहा? पारसी नहीं कर रहा? आपने सिखों की बात की, मेरी भी नज़र से वो बयान गुजरा था, लेकिन हिंदुस्तान में कोई 500 सिख ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से एक ने ये बात की है। तो वो मुल्लाओं के अभी बकरा ईद आई थी तो सिखों ने मस्जिदों में जा जाके मिठाइयाँ बांटी हैं। तो इनके थोड़ा बहुत खालिस्तानी फैक्टर को ज़हन में रखें और ये है, वरना सिखों को क्या एतराज़ होगा? That's right. I agree. तो यूसीसी से सिखों के इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा ही ये मुसलमानों के गलत कानूनों का। आपके शरिया लॉ हैं, घर तक रखें भाई। बाहर जाएँगे तो एक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आपको फेस करना पड़ेगा और अगर आप पूरा शरिया लॉ लाते हैं ना अगर मुसलमानों के लिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हिंदुस्तान का आधा मुसलमान टुंटा होगा बगैर हाथ का। इसलिए कि शरिया में चोरी की सज़ा हाथ काटने की है। Correct. ज़ना, सेक्स विदाउट मैरिज, संसार की सज़ा है, पत्थर मार-मार के। आप ये शरिया लॉ लाएँगे, सारे लव जिहाद वाले मारे जाएँगे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये कम्युनल लीडर्स का यूसीसी के खिलाफ है। हिंदुस्तान को स्ट्रॉन्ग रहना होगा, गवर्नमेंट को, इसलिए कि यूसीसी के खिलाफ अब तक वेस्ट ने एक बात नहीं की। नहीं कहिए, करेक्ट। कर नहीं सकते, कर नहीं इसलिए सकते। इनके पास भी यूसीसी है। ये जानते हैं कि एक कानून होता है एक देश का। एक देश में 2 अलग-अलग कानून चल ही नहीं सकते, ये सिर्फ करेक्ट। बनाना पब्लिक में होता। तो फिर वेस्ट इसकी अपोज़ नहीं करेगा। तो भारत सरकार को स्ट्रांगली इसके पीछे खड़ा होना होगा। एक बंगाली है, जो बांग्लादेश से इल्लीगल माइग्रेट करके आता है, मेरे पास वो स्टोरी पड़ी है। 1979 में आता है, इल्लीगली। 4 शादियाँ करता है। फिर उसके 100 बच्चे हो जाते हैं, मतलब पता नहीं कितने बच्चे हो जाते हैं। आज उसके घर में 200 वोटिंग कार्ड हैं। इसलिए कि इसके जितने लड़के थे उनकी भी शादियाँ हो गई हैं, उनके भी 10-10, 12-12 बच्चे हैं। एक आदमी बांग्लादेश से चल के आया, उसके खानदान में 200 एडल्ट हैं इस वक़्त। ये पॉपुलेशन जिहाद है। तो यूसीसी विल हेल्प कंट्रोलिंग लव जिहाद, लैंड जिहाद, population jihad, all kind of wrongdoings on the name of religion. आपने बहुत पते की बात कही है साहब। वो कहते हैं कि जब हमारी समस्या हमें ही संभालनी पड़ेगी। वो कहते हैं दैट इज द लेसन दैट आई हैव लर्नड इन लाइफ लिविंग अवे फ्रॉम होम सिंस एज ऑफ 9
जो हमारी समस्या है मुझे खुद ही संभालनी पड़ेगी, दूसरे को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, और भारत को यूसीसी लाना पड़ेगा। और दर्शकों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके मेरी बात ना समझे, ना माने, जाके पढ़िए वक्फ बोर्ड को ये पावर और ये सारा कुछ किसने किया था। तो आज अगर आप उस पार्टी को ओपनली सपोर्ट करते हैं तो आपका दिमाग खाली हो गया है। इस बात को अपने आप पे, जापानीज कहते हैं हाराकिरी, खुद मारना, अपने आप को मत मारिए, इस बात को समझना पड़ेगा। और कभी कभी एक हमारे तो धर्म में है, धर्म युद्ध की बात हुई है, अब इस बात पे अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकते, उन्होंने तो रास्ता दिखाया हुआ है। तो आरिफ भाई बहुत बहुत धन्यवाद आ जाने के लिए। आपने एज ऑलवेज एज यूजुअल यू आर बोल्ड, ब्रेव, एंड आई प्रे टू गॉड to give you, continue to give you that strength. And people like us, who raise the issue, not as a complaint, but as an observation. We have a right, freedom of speech to ask a question, make an inquiry. Why something is wrong the way it is. If we do not ask question, अगर हम ये सवाल न पूछें कि क्या आप आज की दुनिया में भी 72 हुरों पे विश्वास करते हैं, ये विश्वास की बात है, साइंटिफिक बात है। और एक बात तो पते की है, जब जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आता है, भय, डर और लैक ऑफ एजुकेशन हटता जाता है। तो अब यही सोच लीजिए कि 1991 में जब मैं यहाँ आया था तो वी यूज्ड टू पे $3.50 पर मिनट अ कॉल टू इंडिया। आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंस फ्री कर रहे हैं। सोचिए इस बात को, वो भी ऑन टाइम, लाइव, जो कि हजारों लोग देखेंगे। तो भाइयों और बहनों, दुनिया बदल चुकी है, इतिहास बदल रहा है, लेकिन हमें उस बात को लिखना पड़ेगा कि आगे क्या होगा। तो मेरा जो फेवरेट फ्रेज है, knowing what we know, what must we do individually, collectively, as a community. Please like, subscribe and share our channel, support us. And Arif Bhai and people like us, you need to encourage us. I am asking the audience, you have to encourage us. You have to protect and defend us as well. क्योंकि क्या कौन जानता है कल हमारे और आरिफ भाई पे फतवा निकल जाए क्योंकि हमने सवाल पूछे। This is the awakening moment. If not now, when? So thank you very much. Please like, subscribe and support our channel. Arif bhai, thank you very much. With these words, I'll say Satyamev Jayate. Thank you.